जय हिंद। ये देखते हैं महाजनपदों को कैसे चलाते थे राजा। ये पार्ट 2 चैप्टर 5 का पार्ट 2 में देखेंगे महाजनपदों के बारे में। राजा जो होते थे उन सब लोगों को अपनी जरूरतें, जैसे कि विशाल किले कैसे बनाएंगे, किले जो बड़े बड़े होते थे, बड़ी बड़ी दीवारें कैसे बनाएंगे, विशाल सेना के लिए कैसे वो लोग वेतन लेके आएंगे, कहाँ से ले आएंगे, कर्मचारियों को वेतन कैसे देंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो उनको उपहार पहले मिलता था, जैसे कोई भी राजा अगर यज्ञ करवाता था तो उसके लिए उपहार लेके आते थे दूसरे राजा और उनकी जनता लोग। तो अब सिर्फ उपहार पे ही निर्भर नहीं थे वो राजा। अब राजा जो क्या थे वो अपने लोगों से, जो उनके जनपद में रहते थे, उनसे कर लेते थे। कर बोले तो टैक्स। टैक्स कैसे लेते थे? जैसे उनकी फसलों पे अगर कोई खेती कर रहा है तो अगर 6 टोकरी अगर वो अनाज निकाला अपने खेत में से तो 1 टोकरी उसको देना पड़ता था राजा को। ठीक है। अब राजा को इस तरह से उनको संसाधनों की भरपाई भी होती रहती थी। कैसे? कारीगरों से भी वो लोग कर लेते थे, टैक्स लेते थे राजा लोग। कैसे? उनके श्रम के रूप में उनसे कर लेते थे। लोहार और सुनार जैसे कुछ हो गए ये कारीगर, ये पूरे महीने काम करेंगे, लेकिन एक दिन इनको राजा के लिए या 1 या 2 दिन काम करना पड़ता था। उस दिन जितनी कमाई होगी वो राजा लेके जाएगा। खाद्य संग्राहक और जो आखेटक लोग होते थे उनसे भी लेते थे। कैसे? खाद्य संग्राहक और आखेटक लोग जो भी जंगल से लाते थे उन सब चीज़ों का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रखते थे। और जो व्यापारी होते थे, व्यापारी बोले तो जो बिजनेसमैन वगैरह आयात निर्यात जो भी करते थे, खरीदते बेचते थे, उस पर कुछ परसेंट उनको टैक्स देना पड़ता था। कैसे टैक्स देते थे? जो भी आमदनी उनको होती थी उसका कुछ रुपया उसको जो है राजा को देना पड़ता था। और पशुपालक जो जानवर के रूप में देते थे, पशु पालने वाले लोग वो भी कर देते थे जानवर के रूप में। अगर पूरे साल 75 जानवर जन्मे हैं उनके यहाँ तो उसमें से कुछ जानवर को जा करके देंगे। जैसे कि घोड़े वोड़े हो गए बहुत ढेर सारे अगर उनके यहाँ पैदा हो रहे हैं तो कुछ घोड़े को ले जाकर उनको राजा को देना पड़ता है। और कुछ उत्पादन उनका अगर उनके घर में हो रहा है तो उसका भी कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। ठीक है। अब आखेटक और खाद्य संग्राहक सोचो क्या देते होंगे राजा को। देखो, आखेटक और खाद्य संग्राहक, आखेटक तो शिकार करते हैं, तो अगर मान लीजिए वो एक हिरण को मार के लाए तो उसमें से कुछ 2-3 किलो मीट वो ले जाकर दे देंगे राजा को। और जो खाद्य संग्राहक लोग थे वो जंगल से जो भी बटोर के लाते थे, फल फूल जो भी, उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग ले जाके राजाओं को देते थे, महाजनपद के राजाओं को। 2500 साल पहले की बात। कृषि में कैसे बदलाव आया, देखो ये सारी चीजें देख लिए कहां से ये क्या क्या लेकर आते थे और राजा को कैसे कर देते। कृषि में बदलाव ये आया, इस युग में बहुत बड़े बदलाव खेती में आया। क्यों? क्योंकि हल जो था पहले लकड़ी का होता था, बाद में अब इस समय में आज से 2500 साल पहले अब ये हल जो है इसका फाल जो दतवा होता है, जो बकोट के पूरा खोद देता है जमीन को, भुरभुरा कर देता है, वो चीज हो गया था लोहे का। जिससे क्या होता था, कठोर सतह जो होती थी, कठोर मिट्टी, उसको भी एकदम जो है हल्का मिट्टी, एकदम भुरभुरा मिट्टी बना देती थी, जिससे कि उसमें पानी रिसाव अंदर तक जाता था और अनाजों की उपजाऊ जो है बढ़ जाती थी। ठीक है। जिससे धान उगाने के साथ साथ अब चावल वगैरह मतलब पौधे भी लगना शुरू कर दिए, रोपण होना शुरू हो गया, जिससे ज़्यादा पौधे जीवित रह पाए और ज़्यादा जीवित रह पाए। लेकिन इन सभी चीज़ों में, चाहे लकड़ी का हो चाहे उसमें लोहे का हो, उस समय ट्रैक्टर तो था नहीं, तो इसलिए मेहनत बहुत लगता था इस हल वल को चलाने में। और मेहनत का काम कौन करता था? परिश्रम का काम दास दासी श्रमिक जो भी मजदूर लोग थे, जो जिनके पास जमीन नहीं होती थी, भूमिहीन लोग, वो लोग जाकर खेती करते थे जमींदारों के पास, है ना। अब बात आती है इन सब चीज़ों को, बदलावों को देख रहा था राजा की। अब खेती में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा अनाज उग रहा है। क्यों वो बढ़ावा दे रहा था इन चीज़ों को? इसलिए क्योंकि अगर उसके मान लीजिए कि 1 अजूरी उसके यहाँ पे धान उगा तो उसमें से कुछ हिस्सा ही देगा, लेकिन अगर उसके पास 10 अजूरी धान उगा तो 1 अजूरी ले जाके दे देगा राजा को। इससे फायदा होता था राजा को, है ना, ज़्यादा चीज़ें मिल जाती थी। अब आइए देख लेते हैं कि कुछ जो निरीक्षण हुआ है जो आज के समय में हमारे पुरातत्वविदों ने किया था। तो मगध वगध के जो किए थे, आइए देखते हैं। मगध में जो है मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, मगध ये है। 200 सालों के अंदर ही जो है इसका इतना उन्नत हो गया ये मगध कि यहाँ के जो भी संसाधन थे उसको यूज करना लोग सीख गए, यूटिलाइज करना सीख गए। ठीक है। महत्वपूर्ण जनपद बन गया ये, बहुत महत्वपूर्ण जनपद। गंगा और सोम नदी के कारण। क्यों? गंगा और सोम नदी के कारण जो मिट्टियां थी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ के जो नदियाँ थी वो यातायात का उसके ऊपर काम भी हो चलता था नावों के द्वारा। ठीक है। जल प्रबंध यानी जल पीने के लिए, धोने के लिए बढ़िया से आसानी से मिल जाता था। ठीक है। जंगल भी थे यहाँ पे, क्योंकि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ के आसपास के इलाकों में जंगल होते हैं, तो जंगल भी थे। उन जंगलों से लकड़ी और हाथी बहुत ढेर सारे मिले इनको। हाथी को सिखा पढ़ा करके सेना में भर्ती करके अपनी बड़ी सेना बनाए। ठीक है। मगध के लोग लकड़ी जो है, लकड़ियों से घर गाड़ी और रथों के लिए बनाना शुरू किए लकड़ी से। ठीक है। और लोह अयस्क भी चीज़ें वहाँ पे थी, लोह अयस्क की खदानें मगध में। ठीक है। मगध में लोह अयस्क की खदान बोले तो कि वहाँ पे लोहे का भी बहुत ढेर सारा प्रचुर मात्रा था, जिससे वो लोग क्या बनाते होंगे,
औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, और जो भी उपयोगी चीजें थी जैसे लोहा का प्रयोग बहुत जगह होता है, उन सारी चीजों में वो लोग करते थे। ठीक है, अब शासक के बारे में देख लेते हैं कि इस मगध के राज्य में शासक कौन सा मिला यार, मिट गया। देखो शासक जो है बिंबसार एक पहला तो इंसान, दूसरा अजातशत्रु, अजातशत्रु बोलो या अजातशत्रु भी बहुत जगह लिखा हुआ है। अजातशत्रु और बिंबसार इनकी हमेशा यही चाह रहती थी कि आस पड़ोस के जितने भी जनपद हैं उनको हरा करके उनको जीत जाए और उसको अपने राज्य में मिला, अपने जनपद में। दूसरे जो शासक थे वो थे महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद, इनका क्षेत्र उत्तरी पश्चिम के भाग, भारत का उत्तरी पश्चिम का भाग जो है फैला हुआ था, जो कि देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गए शासक। अब मगध की राजधानी कौन सी थी, क्योंकि उस समय में जो ये डेवलप हो गया था, उन्नत हो गया था, तो इसकी एक राजधानी बनाई गई थी जो कि आज से 2300 साल पहले की थी, राजगृह, जो कि देख रहे हैं। आज इसको आधुनिक में राजगीर बोला जाता है, बाद में इसको जो है पाटलिपुत्र भी बोला गया। ठीक है, और आधुनिक पटना इसका नाम है। ठीक है, पटना कहाँ है, बिहार में, भैया यहीं पड़ जाओ यार, पटना वैसे बिहार में है। और 2300 साल पहले की ये सारी चीजें थी। 2300 साल पहले ही एक घटना और घटी, वो थी सिकंदर का आना। ठीक है, मेसिडोनिया का एक राजा सिकंदर, ठीक है, वो विश्व विजयी, मतलब बी मतलब विश्व विजयी की चाह में वो पूरे विश्व में आक्रमण करता फिरता था। वो सफल तो नहीं हुआ, विश्व पूरा जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो आधे से ज्यादा विश्व जीत के मिस्र और पश्चिमी एशिया तक पहुंचा, और भारत के कुछ राज्य भी जीत लिया जो कि पश्चिम में थे, जैसे कि कुछ पाकिस्तान के इलाके। ठीक है, लेकिन मगध को नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि मगध में उसकी सेना ने मगध पे आक्रमण करने से मना कर दिया। वो भयभीत थे। क्यों भयभीत थे, डरे क्यों थे? उनकी सेना, सिकंदर की सेना इसलिए डरी थी क्योंकि वो सोचते थे कि भारत के शासक, जो कि हालांकि था ही, भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी से मतलब जरिए बहुत बड़ी सी सेना उनके पास है, जिसको हराना मुमकिन नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। अब बड़ी सेना के कारण वो लोग पीछे हट गए। अब इस तरह से आप ये बताइए कि ये जो सेना है ऋग्वेद की सेना से किस तरह अलग है, ऋग्वेद की सेना और इस सेना में, मगध की सेना में क्या अंतर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, वज्जी संघ मगध के बगल में ही था। मगध के बारे में जान गए, वज्जी के बारे में जाने। वज्जी संघ यानी वज्जी जो जनपद था, यहाँ के जो राजधानी थी, यहाँ की राजधानी वैशाली बिहार में है। जो यहाँ पर एक अलग टाइप का शासन व्यवस्था था जिसको कहते थे गण व्यवस्था या फिर संघ व्यवस्था। ठीक है, ये गण और संघ का क्या मतलब होता है? अगर लोगों का समूह कहीं खड़ा है तो उसको बोलते हैं गढ़। जैसे कि आप जब लंच होता है स्कूल में तो देखते हैं कि सब अपना अपना एक गढ़ बना के बैठते हैं, एक 4-5 यहाँ पे 4-5 वहाँ पे गढ़ बना के बैठते हैं, तो वही होता है गढ़ और संघ या फिर संघ। ठीक है, कई शासक इसमें जो है होते थे। यहाँ पे वज्जी में जो शासक थे सबको राजा कहते थे। ठीक है, कई ढेर सारे होते थे। ये सब एक साथ मिल करके और जो यज्ञ किए थे और अलग अलग तरह के, उसको यज्ञ करने के बाद ये सारे एक साथ राजा बने। ठीक है, कुछ गढ़ के नाम जैसे कि है बुद्ध और महावीरगढ़, है ना, बुद्धगढ़ और महावीरगढ़, ये इनके बारे में चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। जानकारी इनकी कहां से मिली है? तो बौद्ध ग्रंथ से मिली है, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य बोल सकते हो आप। ठीक है, पूरे वज्जी संघ का जानकारी मिला है दीघ निकाय से। दीघ निकाय मान लीजिए एक चैप्टर है जो कि बौद्ध ग्रंथ में है। महात्मा बुद्ध ने इसकी रचना की थी आज से 2300 साल पहले। ठीक है, अब अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच का जो कनेक्शन है वो देख लेते हैं। अजातशत्रु हमेशा से चाहा है वज्जी संघ को जीतने के लिए। ठीक है, तो वो आक्रमण करने की कई बार योजना बनाया, विफल हो गया। फिर अपने मंत्री वस्कार नाम के मंत्री को उसने भेजा महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध के पास जब उसने भेजा तो महात्मा बुद्ध ने पूछा उससे कि क्या अभी भी वहाँ पर जो वज्जी हैं वहाँ पे सभाएं होती हैं, वहाँ के सदस्य अभी भी हैं? तो उसने बोला हाँ। तो उसने बोला तब तक मतलब महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल करके सारे काम काज, सारे चीजों का निपटारा निकालेंगे। पारंपरिक नियमों के पालन के जरिए वो लोग नियमों का पालन करते हुए सारे काम करेंगे, बड़ों का सम्मान करते हुए और उनके बातों को ध्यान देते हुए कोई भी काम करेंगे तो वो उन्नत करते रहेंगे। वज्जीवासी जो वज्जी में रहते हैं, महिलाओं का जोर जबरदस्ती ना करें और बंधक उनको ना बनाए, तब तक वो बढ़ते रहेंगे, उन्नत करते रहेंगे। शहरों और गांवों को जोड़कर उनके चैत्यों की रक्षा करते रहेंगे, तब तक वो बढ़ते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। संतों को आने जाने से ना रोकें अगर, और संतों की बात को माने, या कोई भी अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी संत हैं चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका सम्मान करे। तो ये बात थी, ये बातें बताई महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, अजातशत्रु को। तो इसलिए वज्जी संघ को जीतना असंभव होता था, यानी कि असंभव क्या मतलब बहुत मुश्किल होता था। वज्जी संघ अन्य महाजनपद से कैसे अलग था? 3 कारण बताओ। एक कारण हम बता देते हैं, जैसे कि वज्जी संघ जो था यहाँ पे सभाओं के द्वारा योजनाएं बना करके युद्ध का निपटारा होता था। और दूसरा ये कि देखो 2 बता देते हैं। दूसरा ये कि ये लोग जो है कई सारे शासक यहाँ पे होते थे। ठीक है,
आगे बताइएगा आप। ठीक है, देखिए कई शक्तिशाली शासक जो थे वज्जी संघ को जीतना चाहे लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन आज से 1500 साल पूर्व तक ये टिका रहा। उसके बाद ये वज्जी संघ यानी वज्जी का जो जनपद था, इसको बाद में गुप्त शासकों ने हरा दिया था। कैसे हराया था हम चैप्टर 10 में बात करेंगे इसकी। ठीक है, अन्यत्र जानकारी जो इस चैप्टर के साथ जुड़ी हुई है, आइए। 2500 साल पहले भारत के अलावा यूनान और एथेंस में क्या चल रहा था, वहां पर भी अलग टाइप का शासन व्यवस्था चल रहा था जिसको बोलते हैं गणतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, गणतंत्र या प्रजातंत्र ये जो है 200 साल तक ये टिका रहा। ठीक है, ये 200 साल तक वहां पे टिका था। इसमें क्या होता था, 30 साल से अधिक व्यक्ति जो होता था उसकी आयु, वो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर लेता था। नागरिकता प्राप्त कर लेता था और वो क्या होता था, सभा में बैठता था जहां पर महत्वपूर्ण चीजों की, महत्वपूर्ण विषयों पर बात होती थी कि कैसे उसको क्या करना है। दास और औरत, मजदूर, व्यापारी, विदेशी, शिल्पकार या कह सकते हो खदानों में और खेतों घरों में काम करने वाले लोगों को ये लोग सभा में नहीं बैठने देते, यानी कि नागरिकता नहीं देते थे ये लोग। कौन? एथेंस के लोग। ठीक है, एथेंस के शासक साल भर में कम से कम ये 40 बार जो है सभाएं करते थे ये लोग। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये सचमुच में प्रजातंत्र था, यानी जहां यहाँ जनतंत्र था? हमारे हिसाब से तो नहीं था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, तब तक के लिए।